तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आपको ये लेक्चर्स कैसे मदद करेंगे पढ़ाई में और एग्ज़ाम में, उसके लिए एक अभ्यास करना पड़ेगा, इनका भी सुनने का भी अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, ये पैरेलल में आपकी लाइफ को भी बदलते हुए चलती है। इधर तैयारी होती है, सिलेबस होता है, और अभी तक आप जो ग्रेजुएट होते हैं वो किसी एक स्ट्रीम में होते हैं। अगर आप ग्रेजुएट आर्ट साइड से हैं, बीए किया है आपने, तो आपने अपने सब्जेक्ट ख़त्म किए हैं तो आपको उसका नॉलेज होता है। कॉमर्स किया है तो फिर उन सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है। साइंस किया है तो बीटेक किया है तो मेडिकल किया है तो जो भी आप किसी न किसी एक स्ट्रीम के जानकार होते हैं। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आते हैं तो एक बड़ा सिलेबस आपके सामने होता है। बिल्कुल जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें, देश दुनिया की, समाज की, राजनीति की, इकोनॉमी की। आप पहली बार पूरी दुनिया को नज़दीक से जानते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को जानते हैं, दूसरे देशों को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। फिर आपसी व्यवहार देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण होते हैं आपके सामने। आम आदमी के सामने ये सब नहीं होता। जो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो आदमी केवल टीवी देखता है, जो आदमी केवल सोशल मीडिया चलाता है, उसके पास एक तरफा दुनिया होती है। केवल वो चीज़ें सामने होती है जो उसको दिखाई जाती है। लेकिन आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तब बिल्कुल दुनिया बदल जाती है। और ये जो दुनिया होती है नई वाली, ये चकाचौंध वाली नहीं होती, ये दुनिया गुमराह करने वाली नहीं होती, बल्कि ये सच्चाई वाली होती है। और सच्चाई को ज्ञान के पर लग जाते हैं। सच्चाई और ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर चमत्कार होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप एग्ज़ाम में सफल होते हैं, ज़िंदगी में लागू करते हैं तो ज़िंदगी में सफल होते हैं, व्यापार में लागू करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं, परिवार में लागू करते हैं तब भी आप आगे जाते हैं। क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। मतलब सीखने का अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्र, जैसे कुछ लोग ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं और हर साल अमरनाथ यात्रा करवाते हैं, या कुछ लोग 4 धाम यात्रा पे लोगों को ले जाते हैं, साल में 4 बार ले जाते हैं, गाँवों से भर भर के बसें ले जाते हैं, तो उन लोगों के भी ज्ञान का विस्तार होता है। तो किस प्रकार का विस्तार होता है, कौन से ढाबे पे खाना अच्छा मिलता है, कहाँ डीजल भरवा लेंगे, गाड़ी कहाँ खड़ी कर सकते हैं, धर्मशाला कौन सी सस्ती होती है। तो उन लोगों का ज्ञान का विस्तार दूसरे फील्ड में होता है, एक अलग प्रकार का, एक लिमिटेड फील्ड होता है। कोई आदमी दुकान करता है, कपड़ों की व्यापार करता है, कपड़े बेचता है, तो उसको रहता कपड़े कहाँ सस्ते मिलते हैं, कितना मार्जिन मिलता है। विशाखापट्टनम के लोग तो बहुत कमाते हैं, अहमदाबाद के लोग तो बहुत कमाते हैं, सूरत से लाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। उन लोगों के ज्ञान का विस्तार अलग अलग क्षेत्र में होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप ज्ञान देखते हैं, इससे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चेंज होता है, पूरा का पूरा चेंज होता है, व्यक्ति पूरा चेंज होता है। पिता के साथ बातचीत बदल जाती है, बड़ों के साथ बातचीत बदल जाती है, छोटों के साथ व्यवहार बदल जाता है, गांभीर्य आ जाता है, गंभीरता आती है, सिंसियरिटी आती है, सब्जेक्ट्स के प्रति बदलता है, राजनीति के प्रति विचार बदलते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रति बदलते हैं, दुनिया का नक्शा देखने की दृष्टि बदल जाती है। और सच पूछें तो इसमें इतनी गहराई आती है कि भविष्य दिखने लगता है हर चीज़ का। देश का भविष्य भी दिखता है, तो लोगों का भविष्य भी दिखने लगता है, तो
इस देश के पढ़े लिखे लोगों का क्या होगा, इस देश के युवाओं का क्या होगा, विद्यार्थियों का क्या होगा, इस सब्जेक्ट का फ्यूचर क्या होगा, जो कोर्स चल रहे हैं उनके फ्यूचर क्या होंगे, वो भी समझ में आने लगता है। तो बहुत कुछ दिखने लगता है। अभी ये जो आप असमय बारिश देख रहे हो, तो हम कितना क्लाइमेट 3 साल से क्लाइमेट चेंज के ऊपर खूब पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे राजनेता, प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप या इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो सब इन चीज़ों को नकारते हैं, बोलते हैं ये सब बकवास चीज़ है। अब आपके सीज़न ख़त्म हो रहे हैं। आज जो बारिश हुई है ये बौनी जिसको बोलते हैं, उतनी बारिश है। अगर ये बारिश अगर जुलाई में या जून के लास्ट वीक में हो तो लोग फसल बो देंगे इस बारिश के भरोसे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगले 15 दिनों में फिर बारिश आएगी, क्योंकि मानसून आ चुका है। लेकिन आज की तारीख में बारिश किसी काम की नहीं है, फसल बो नहीं सकता आदमी। क्यों? क्योंकि आगे बारिश कब होगी नहीं पता। बात समझ में आई ना? तो आपका तो सीजन पता नहीं कहाँ गया। अक्टूबर से मई तक जितना भी बारिश होगा उसको आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल दोगे। कमाल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर जनवरी में बोला जाता था पहले, एक जमाना था, आज से 15-20 साल पहले। जब आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते थे तो दिसंबर और जनवरी होता था। अब आप बोल रहे हो अक्टूबर से मई तक कभी भी हो सकता है, उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही कहेंगे। तो ये तो अक्टूबर से मई मतलब जून से सितंबर तो आपका वर्षा काल है ना, और अक्टूबर से मई जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से बारिश होगी। तो फिर सीजन बचे कहाँ है? सीजन नहीं बचे ना। तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा, किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें हैं। ये देखिए, ये जो सारी समझ है, ये जो इसी समझ की बात मैं कर रहा हूं। तो फ्यूचर दिखाई देगा आपको खाद्यान्न संकट के रूप में। जो आज आपका बम्पर उत्पादन होता है वो तो सीजन की वजह से होता है ना। यूरोप में क्यों बम्पर उत्पादन नहीं होता, अमेरिका में क्यों नहीं होता, या और रशिया में? सीजन नहीं है उनके यहाँ पे। उनके यहाँ इस तरह से 12 महीने कभी भी बारिश होती रहती है, हमेशा जमीन गीली रहती है, हमेशा जमीन गीली। मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स है ही नहीं ये वाला सीजन वाला होता ही नहीं। भारत में जो बम्पर उत्पादन होता है और एफसीआई के गोदाम भरे रहते हैं, उसका कारण है हमारे सीजन, और वही नष्ट हो रहे हैं, वही समाप्त हो रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव नहीं है तो फिर किसका है? तो आप स्वीकार मत करो। लेकिन कोई जागरूकता है क्या देश में? कोई कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पे बात कर रहा है क्या? कोई वाटर डिप्लेशन पे बात कर रहा है क्या? किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने कोई कैंपेन चलाया है कि जमीन से ज़्यादा पानी मत निकालो, ज़्यादा मत बहने दो, ये वाली सिंचाई, अनावश्यक सिंचाई मत करो, ये मत करो, वो मत? ऐसे कोई कैंपेन नहीं है। कैंपेन करोगे, कभी किसी बातचीत में करोगे, लाल किले से बोलोगे, कभी मुख्यमंत्री विज्ञापन के तौर पे जरा इस प्रकार का विज्ञापन दे इस चिंता पे। अब आपकी जनसंख्या जो हो जाएगी वो 162-65 करोड़ हो जाएगी, 165 करोड़ हो जाएगी। अभी 142 करोड़ है। 165 के बाद वो नीचे आना शुरू होगी। अभी बर्थ कंट्रोल हो चुका है, बर्थ की वजह से जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। बुजुर्गों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो हम हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, उस वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। अभी नए बच्चे तो पैदा होना कम हो गए हैं। दरअसल स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा ये मिल रहा है कि पुराने लोगों की मृत्यु, जो डेथ रेट है, वो घटी है। इस वजह से जनसंख्या बढ़ेगी और ये अगले 20-30 सालों में बढ़ेगी। और चूंकि युवा ज़्यादा हैं तो विवाह भी ज़्यादा होंगे, परिवार बनेंगे, तो फिर बच्चे होंगे। तो अभी युवाओं के ज़्यादा होने की वजह से जनसंख्या राइज होगी। लेकिन 165 के बाद में फिर डिक्लाइन होगा, फिर नीचे आना शुरू होगी, और फिर हम हो सकता है कि दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले देशों में रहें किसी समय में। तो ये भी होगा। लेकिन इसको आने में तो 100-150 साल लग जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो दिक्कत है वो, तो फिर जो हम अतिरिक्त अनाज की बात करते हैं कि हमारे एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं और ये सब है, तो ये तो हमारी उस 165 करोड़ जनसंख्या की तैयारी है कि हम इतने लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। वो जो एक्स्ट्रा है वो उन्हीं का तो खाना है, फ्यूचर के लोगों का। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर खाना आधा रह जाता है, फसल आधी रह जाती है, तो फिर जनसंख्या होगी आपके पास 160 करोड़ और खाना होगा 80 करोड़ का। और चूंकि 80 करोड़ का खाना होगा तो सरकार को टैक्स भी कम मिलेंगे,
और सरकार को सुविधाएं, सरकार के पास रिसोर्सेज भी कम होंगे, तो सरकारें खरीदने में और आयात करने में भी सक्षम नहीं होंगी, तब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेंगे खाने पीने में, और ये तो राष्ट्र कमज़ोर होगा, राष्ट्र की जनसंख्या कमज़ोर होगी, राष्ट्र का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा। लेकिन ये इस प्रकार का विज़न जो मैं देख पा रहा हूँ, या मैं जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये सब फोरकास्ट कर पा रहा हूँ, ये आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सारे सेक्टर पता है, सारे सेक्टर पता है। मैं जनसंख्या की माल्थस के सिद्धांत को भी लागू करूँगा, मैं इकोनॉमिक्स भी लगाऊँगा, मैं बायोलॉजी भी लगाऊँगा, बायोलॉजिकल कारण भी जानने की कोशिश करूँगा, मैं फ्यूचर के क्लाइमेट चेंज वाली जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको भी लागू करूँगा, और भी अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों को मैं लागू करूँगा। तो इन सब को जोड़ करके फिर मैं पॉलिटी को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि कहीं न कहीं इस समय में ऐसे नीति निर्माण होना चाहिए, ऐसा पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में दिक्कतें पैदा होंगी। बात समझ में? तो विजनरी होना पड़ेगा हमारे लीडर्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को विजनरी होना पड़ेगा। आगे का फ्यूचर का देखना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आने वाले में समय में सर्वाइव करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगा। तो आप और हम जो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये आपके व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा होगा, पर्सनालिटी डेवलप करेगा आपकी पर्सनालिटी में आना चाहिए। नहीं आ रहा है और आप बेवकूफ़ हैं और आए दिन ठगा रहे हैं और आपको कोई भी बेवकूफ़ बना जाता है और आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब तैयारी ठीक से नहीं हो रही है, तैयारी ठीक से हो नहीं रही है। जागरूकता साथ साथ आनी चाहिए। कोई भी आपसे OTP पूछ के और आपके पैसे निकाल लेता है, हाँ, और आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, कैसे होगा? वो जागरूकता आनी चाहिए ना। किसी ने इंश्योरेंस स्कीम में, किसी स्कीम में उलझा लिया और आपसे पैसे ऐंठ लिए और आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता ना। मतलब आपको ठगाना बंद करना पड़ेगा, आपको अकल विकसित करनी पड़ेगी, आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। नहीं है तो पढ़ाई कीजिए, इसका मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। आपसे लोग फायदा लें, आपसे लोग, आपके नज़दीक रहने वाले लोग सेलेक्ट हो जाएं कहीं, इस लेवल का व्यक्तित्व बनता है। फिर आपसे लोग पूछना चाहें कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, अभी मैं कौन सी किताब पढूं। ये लेवल आता है आदमी का, और ये नहीं आता है इसका मतलब है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला, होने भी नहीं वाला है। ठीक है, कई लोग सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन एग्जाम की कमियों की वजह से सिलेक्ट हो जाते हैं, इंडिया में टॉपर बन जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर पे आ जाते हैं, वो गलती से आ जाते हैं। तभी तो उनकी निजी जिंदगी में झांक करके देखो कितनी बेवकूफ़ियाँ होती हैं उनसे, कितने बेवकूफ़ हैं वो, कितनी बेवकूफ़ी भरी डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? ऐसा क्यों होता है उनके साथ जब आप इतने समझदार हो? तो नहीं, वो परिवार वालों ने माहौल बना दिया उनके लिए। 8th क्लास में, 9th क्लास में, कॉलेज में घुसते ही एक माहौल बना दिया, किताबें ला के दे दी, नोट्स दे दिए, बा ये रट लो, ये कर लो। वाकई में वो सब एग्ज़ाम सिस्टम में खामियां तो है उस खामी की वजह से वो सिलेक्ट हो गए, रैंक लेके आ गए, अदरवाइज उनमें वो डेवलप नहीं हुआ जो होना चाहिए। आप लोगों में वो डेवलप साथ साथ होना चाहिए। इसलिए जितने ज़्यादा आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी हो गया है, इकोनॉमी हो गया है, पॉलिटी हो गया है, तो फिर सोचने समझने का लेवल पे बढ़ जाना चाहिए। आपकी जो डेली जो रूटीन है वो चेंज हो जाना चाहिए। आपके आसपास वाले जो आपके बारे में बात करते हैं उनका मत बदल जाना चाहिए, वो क्या सोचते हैं वो बदल जाना चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप बनने के बाद भी आपकी इंसल्ट होनी है और आप हंसी का पात्र बनने वाले हो। लोग आपके ऊपर हंसेंगे, मीम बनाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे बनने का। तो पैरेलल में जैसे जैसे पढ़ाई चलेगी, एक तरफ पढ़ाई चलेगी, एक तरफ किताबें खत्म होंगी, एक तरफ टेस्ट दोगे आप, ज़्यादा मार्क्स आने लग जाएंगे टेस्ट में, दूसरी तरफ आपकी लाइफ भी, जो पर्सनल लाइफ है और जो सोशल लाइफ है वो चेंज होती जाएगी, उसमें इजाफा होता जाएगा, उसमें लेवल ऊंचा होता हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल चलता है। ठीक है, तो ये टेस्ट है उसका कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं, ये उसका टेस्ट है। आपका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा। पहले आप कैसे क्वेश्चंस करते थे, अब कैसे क्वेश्चन करते हो, एनालिसिस करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे मैंने अभी आज की बारिश के बारे में बताया, तो मेरा एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरे लोग बोलेंगे
यार कभी भी बारिश आ जाती, क्या है ये? जबकि मैंने आपको पूरा फ्यूचर निकाल के पकड़ा दिया उसमें, और आने वाले समय का फूड क्राइसिस बता दिया, क्योंकि सारा का सारा सीजन पे डिपेंड करता है। और देख ही रहे हैं हम लोग, 2 साल से देख रहे हैं, 2 साल से बहुत ज़्यादा चेंज है क्लाइमेट में। और ये यही नहीं है, यूरोप में गर्मी पड़ रही है, जहाँ कभी लोग जानते ही नहीं थे, गर्मी होती ही नहीं थी कभी, यूरोप गर्मी पड़ रही है वहाँ। तो कॉन्टिनेंट्स का क्लाइमेट सब तरफ ही चेंज हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हो रही है। खैर यहाँ हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री वाला चला रखा था ना, कहाँ थे हम लोग पिछली बार? ज्योतिबा फुले पढ़ा था। हाँ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में थे। तो जितने भी लोग हैं जो YouTube पे सुनते हैं, तो आप लोग लेक्चर्स को जितना ज़्यादा लेक्चर देखेंगे उतना आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ता जाएगा। पुराने लेक्चर्स देखते जाइए, और अगर आपने 50 देखे हैं, 100 देखे हैं, 150 देखे हैं, 500 के आसपास लेक्चर हैं, 600 हो गए हैं शायद अब तो, आप जितने लेक्चर देखेंगे उतना ज़्यादा एम्पावर महसूस करेंगे, ताकतवर महसूस करेंगे ज्ञान के मामले में, और ज़्यादा एनालिसिस कर पाएंगे, ज़्यादा लिख पाएंगे, ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे। और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी दिखने लग जाएंगे आपको कि ये सब बता रखा है। शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो छूटा हो, स्टैटिक में कम से कम। करंट अफेयर्स तो हर साल का करना पड़ता है, तो वो एकदम नहीं आएगा, लेकिन स्टैटिक तो आपका पूरा लगभग पुराने लेक्चर्स अगर आप देखोगे, उस हिसाब से जो होमवर्क बताया अगर वो करोगे तो पूरा हो जाएगा। कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारा यहीं कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो फिर एक बहाना है आपका। अगर आप हमारा बताया हुआ होमवर्क नहीं करते, अगर हम जो समझा रहे हैं वो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाएगा। क्योंकि या तो फिर जैसे किसी डॉक्टर ने दवाई लिखी और बताया कि ये मत करना, ये कर लेना और ये दवाई खा लो, तो अगर आप प्रॉपर उसका कर लो और उसके बावजूद ठीक ना हो, तब दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन आपने इस डॉक्टर की बात तो मानी नहीं, ना तो दवाई ठीक से खाई, ना उसने मना किया वो किया। अब आपने किसी दूसरे डॉक्टर या बड़े हॉस्पिटल का नाम सुन रखा है, वहाँ गए और आपने फिर उसकी सारी बात मानी और सारी दवाइयाँ खाई, वहाँ ठीक हो गए। तो ये तो वो कोई डॉक्टर का नहीं है, वो तो बताया तो उसने भी वही था, लेकिन आपने नहीं माना उसको। उसने बड़ा हॉस्पिटल देख के, बड़ी जगह देख करके आपने उस चीज़ को मान लिया। तो यहाँ हम निःशुल्क शिक्षा के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हल्की चीज़ है या घटिया चीज़ है या चीज़ काम की नहीं है। पूरा काम करेगी, वही चीज़ है, सेम है, बशर्ते कि आप उसको फॉलो करो। फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप पूरा सिलेबस के हिसाब से जो हम होमवर्क बताते हैं अगर वो करते जाएंगे, तो टेस्ट में मार्क्स आने लग जाएंगे आपको आराम से। कोई भी टेस्ट, इतने सारे इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे टेस्ट हैं, कोई सा भी दीजिए। कोई भी गलत बताएगा तो एकदम पकड़ में आ जाएगा। आजकल गलत बताने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है उसमें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में खास करके नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं और उनमें कई बार वो रिपीट होता है, तो लोग उनको फिर फीडबैक भी देते हैं, तो वो गलत ज़्यादा होता नहीं है। होगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आप क्रॉस चेक करते रहिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। एक्सप्लेन करके बताएगा तो गलती को तो एक्सप्लेन करके कोई भी नहीं बता पाएगा, जब बात सही होगी तभी तो एक्सप्लेन करके बता पाएगा। तो साथ साथ पैरेलल में विकिपीडिया और कुछ न कुछ साथ साथ रखिए, वेबसाइट्स पर जा करके उसको देखते रहिए। सरकारी वेबसाइट, जो भी आंकड़े सरकारी हैं, भारत देश के संबंध में है, अलग अलग विभागों या मंत्रालयों से संबंधित है, तो सरकारी वेबसाइट पे जाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, बाइलिंगुअल रहता है, ऑथेंटिक ट्रांसलेशन होता है, और वहीं से पेपर भी बनते हैं, उसी लैंग्वेज से पेपर बनते हैं, इसलिए आपको सीधा सीधा फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा सीधा गाइडेंस दिया जा रहा है, निष्पक्ष है, निष्पाप है और एकदम निःशुल्क है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने लगभग हिंदू पुनर्जागरण लगभग सारा देख लिया था। तो आज हम दूसरे धर्मों का देखेंगे। एक पारसी धर्म उस समय में जोरोस्ट्रियन वाला, जुरुस्त्रु को जो मानते हैं, जोरोस्ट्रियन पारसी, अग्नि मंदिर होते हैं, फायर टेम्पल बनाते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। और पारसी कम्युनिटी जो है, नंबर्स बहुत कम है हमारे कंट्री में, पॉपुलेशन पारसी कम्युनिटी के बहुत कम लोग हैं। और वो कम होने का कारण है, पहले फारस बोलते थे ना ईरान को, ईरान का पुराना नाम फारस, फारस की खाड़ी,
पर्शिया, तो पर्शिया से पारसी बना है, वो ईरान से आए थे और ख़ास करके अंग्रेज़ों की तरह दिखते थे, गोरे दिखते थे और थे, लेकिन वैसे थे नहीं। और बट ये है कि भारत में आने के बाद इन लोगों को पूरे भारत में फैलाने का काम जो किया वो अंग्रेज़ों ने किया। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ अपनी छावनी बनाते थे, जहाँ अंग्रेज़ जाते थे, तो उनको ट्रेडर्स की ज़रूरत पड़ती थी, व्यापारियों की ज़रूरत पड़ती थी, शॉपकीपर्स की ज़रूरत पड़ती, दुकानें लगाने के लिए, तो वो पारसियों को ले जाते थे। तो इस तरह से पारसी कम्युनिटी हमारे देश में आगे बढ़ी। 2-3 पारसियों के मैं नाम लूँ तो होमी जहांगीर भाभा साइंटिस्ट थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च वाले, बार्क जो भी है, तो नेहरू जानते थे और होमी जहांगीर भाभा का संबंध सीधा टाटा फैमिली से था, इसलिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च उन्होंने अपने होमी जहांगीर भाभा के लिए बनाया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, जो आज भी सबसे ज़्यादा पेटेंट और वो सब करता है। और खुद टाटा, रतन टाटा का जो परिवार है, JRD टाटा, वो पारसी हैं, पारसी फैमिली है। तो रतन टाटा को देख सकते हैं आप, अगर कोई पारसी स्ट्रक्चर आपको देखना है तो आर्मेनाइट स्ट्रक्चर है, गुहा का, रिजले का वर्गीकरण जाकर के देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुहाज क्लासिफिकेशन एंड रिजलेज क्लासिफिकेशन, आप इन दोनों के क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आर्मेनाइट वाला जो कैरेक्टर है वो आपको पारसियों में मिलता है। ठीक है, बम्बई के पारसी लिखा हुआ है, उन्होंने बॉम्बे के पारसी लिखा है उस समय में। तो उनका जो टिपिकल कैरेक्टर है वो भारत में नहीं है ना, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो फिजिकल ट्रेट्स हैं ना, वो इंडिया में और किसी दूसरे के नहीं हैं, वो स्पेशल है। तो इसलिए पारसी कम्युनिटी में ये सब एंडोगेमी की वजह से बना रहा, एक्सोगेमी उनमें हुए नहीं, दूसरे जातियों में, दूसरे धर्मों में उनमें विवाह नहीं होता था। एंडोगेमी इनब्रीडिंग होती है और वो आपस में ही विवाह करते हैं, पारसी ही विवाह करते हैं। लेकिन एक बहुत फेमस पारसी विवाह जो है वो जिन्ना के साथ है। मोहम्मद अली जिन्ना की जो फैमिली है उसमें उनकी पत्नी पारसी थी और उनकी बेटी ने भी पारसी से शादी की, वाडिया फैमिली है ना। तो वाडिया फैमिली जो अभी पंजाब, वो जो नेस वाडिया है जो उसने प्रीति जिंटा के साथ में पंजाब किंग्स 11 खरीदा था और वो सब आपने देखा था, विवाद हुआ था, तो नेस वाडिया उसी फैमिली का है। बॉम्बे डाइंग उन्हीं का है, बॉम्बे डाइंग कंपनी, जिन्ना की लड़की की, दीना वाडिया। तो जिन्ना की लड़की यहीं मुंबई में ही रही, वो गई नहीं पाकिस्तान, क्योंकि उसकी शादी यहीं पे हुई, वाडिया फैमिली में, पारसी फैमिली में। तो मैंने कुछ पारसी फैमिली के नाम बताए, बहुत ही रिच लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर बहुत ऊंचे स्थानों पर हैं, उनका मतलब पूंजी बहुत होती है उनके पास। गरीब लोग भी हैं, लेकिन गरीब लोग भी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जैसे सिंधी गरीब होते हैं फिर भी काम करते हैं, आपने देखा, पंजाबी लोग भी गरीब होते हैं लेकिन फिर भी अच्छा बिजनेस करते हैं। ठीक वैसे ही पारसी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी है। तो ये तो हुआ मैंने थोड़ा सा पारसियों का। अब जो आपको हिस्ट्री में मिलेंगे वो हैं दादा भाई नौरोजी, पारसी आदमी जो मिलेंगे वो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं हम लोग। फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सम्मान से बात की जाती है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हम लोग, हमारे पितामह हैं एक तरह से स्वतंत्रता संघर्ष में। अगर सबसे सीनियर आदमी किसी को माना जाता है तो पैसे वाले थे दादा भाई नौरोजी। और मैंने कई बार बताया, गांधी वाले में भी बताया था कि उनका खुद का सैलून होता था। दादा भाई नौरोजी इतने पैसे वाले थे कि उनका सैलून चलता था। सैलून मतलब एक कोच होता है रेलवे में, जो पर्सनल कोच होता है, जिसमें किचन भी होता है, डाइनिंग रूम भी होता है, बेडरूम होता है, ऑफिस होता है, और उसमें 20-25 कर्मचारी होते हैं। और वो पैसे वाले लोगों के लिए सैलून की व्यवस्था होती थी, कोई भी अपना एक सैलून रख सकता था। अगर किसी को मुंबई जाना है दिल्ली से, तो कोच मुंबई जाने वाली ट्रेन के पीछे लगा देंगे सबसे आखिरी में उसका कोच जुड़ जाएगा। तो वो अपना पर्सनल उस अपने कोच में जाके बैठता है, उसका ऑफिस भी साथ में चलता है। तो गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं 1902 में, तो वो दादा भाई नौरोजी से मिलना चाहते हैं, तो उनको अपॉइंटमेंट मिलता है कि आप फलाने स्टेशन पे जाकर के खड़े हो जाइए, अंदर चढ़ जाइए सैलून में, फिर आपसे बातचीत होगी, अगले स्टेशन पे आपको उतरना होगा। तो ऐसे दादा भाई नौरोजी से भेंट होती थी। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में दादा भाई नौरोजी का क्या रुतबा था। तो ये तो मैंने आपको उनका वो बताया।
वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं। उन्होंने पारसी मजदाएसन सभा बनाई थी पारसी समाज में आने वाली कुरीतियों को मिटाने के लिए। कुरीतियां सभी समाजों में आ गई थी, मुसलमानों में भी आ गई थी, ईसाइयों में भी आ गई थी, पारसियों में भी आ गई थी, हिंदुओं में भी आ गई थी, सिखों में भी आ गई थी। कुरीतियां सब में आई थी। देखिए, धर्म के क्षेत्र में कुरीतियां इसलिए आती है, एक बेसिक चीज समझ लीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, मनुष्य स्वभावतः जानवर है। इसलिए अरस्तु उसको सोशल एनिमल बोलते हैं। हम सब जो बने हैं पदार्थ से मिलके बने हैं, भौतिक पदार्थों से, पंच तत्वों से ये शरीर बना है। तो तात्विक शरीर है हमारा, और चूंकि पदार्थों से मिलके बना है तो पदार्थ का मतलब होता है स्वार्थ। तभी तो किसी का पति मर जाए, चाहे बेटा मर जाए, चाहे पिता मर जाए, एक समय बाद उसको भूख लगती है, ज्यादा 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, अंतिम संस्कार होने के बाद भूख तो लगती ही ना उस व्यक्ति को। फिर वो खाना भी खाता है, कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका शरीर तो पदार्थ से बना है ना, उसकी तो डिमांड है ना, उसको नींद भी आएगी, उसको भूख भी लगेगी। ये तो जीव का लक्षण है, यानी ये तो एनिमल लाइक कैरेक्टर है ना, तो वो तो होके रहेगा। इसलिए तो उसको एनिमल बोला है, वो एनिमल है। और ये जो व्यक्ति है, ये इसके शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को लिमिटेड जो किया जाता है वो लॉ के और लीगल माध्यम से, खास करके कानून, सोशल कंट्रोल। एक तो सोशल कंट्रोल ये है कि लोग क्या कहेंगे, आदमी अपने जानवरपन को बाहर नहीं ला पाता। खास करके मनुष्य जो है वो समाज में रहता है, इसलिए उसको बोला है सोशल एनिमल। सोशल एनिमल है, सोसाइटी में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। अंतर संबंध होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। जब आप सोसाइटी पढ़ते हो ना, सोशियोलॉजी, तो ये चैप्टर होते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा कारण तो होता है सोशल कंट्रोल। फिर आता है एक नेशनल कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ता है। फिर लॉ होते हैं, बहुत सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं, जो हम खुद की संसद या राजा, अगर कहीं डिक्टेटरशिप पे राजा है, मोनार्क है, तो राजा जो है कानून बनाते हैं, तो वो पालन करना पड़ते, नहीं तो फांसी पे टांग देता है। तो दबाव में मनुष्य जो है वो संस्कारवान बना रहता है और कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज नहीं रहता। अब धार्मिक रूप से कंट्रोल में रहने के लिए ईश्वर में अगाध विश्वास होना बहुत जरूरी है। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास होगा तो धर्म भी कंट्रोल करने लग जाएगा। लेकिन सोसाइटी में जिन जिन लोगों को लगने लगेगा कि ईश्वर तो है नहीं और यहां तो चोरी की जा सकती है और ईश्वर तो बकवास नाम है, ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर जैसा कोई होता नहीं है ईश्वर वगैरह, और मैं तो कुछ भी करूं, मैंने पिछली बार भी एक गलती करके देखी थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने पिछली बार भी एक ऐसी गलती की थी, बताते हैं कि ईश्वर ऐसा कर देते हैं लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो फिर उसका डर खुलता जाता है। तो धर्म के क्षेत्र में भी उच्छृंखलताएं बढ़ती है और सोशल कंट्रोल, इसलिए देखोगे आप कि ज्यादा कंट्रोल आपको लॉ वाला ही मिलेगा। कानून के माध्यम से जो कंट्रोल है, इस वजह से आदमी गड़बड़ नहीं करता, अदरवाइज तो वो गड़बड़ करना चाहता है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, ये सोशल कंट्रोल है, इस वजह से वो गड़बड़ नहीं करता। केवल भगवान भरोसे आप छोड़ के देखो, अपराध ही अपराध हो जाएंगे। कितने लोग भगवान से डरते हैं? ढेरों लोग। तो खास करके जो महंत होते हैं, पंडित होते हैं, जो सिख धर्म में भी बिल्कुल एकदम गुरुद्वारे में ही जिनका निवास होता है, तो वो तो रात दिन देखते हैं। कोई मंदिर में ही सोता है तो वो तो रात को 12 बजे भी मूर्ति देखाता है, 1 बजे भी देखाता है, वही नहलाता धुलाता है, वही करता है, तो उसका तो डर खुल जाता है। तो उसका डर सबसे पहले खुलता है। तो इसलिए धार्मिक कुरीतियां उन्हीं लोगों के माध्यम से पैदा होती हैं। समाज में कुरीतियां पैदा करते हैं लोग। तो पारसी समाज में भी हुई, ईसाई धर्म में भी हुई, इस्लाम में भी हुई। तो इस्लाम में भी जो कुरीतियां होती है, वो मौलवी मुल्ला जो लोग होते हैं, वो सबसे पहले अपराध मस्जिदों में और मदरसों में ही अपराध करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो तो भगवान का, खुदा का घर है, वहां कैसे कर सकते हो? लेकिन वहीं से अपराध शुरू हो जाते हैं। आतंकवाद की शिक्षा सारी मस्जिदों में मिली,
सारे मदरसों में मिली, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। तालिबान वहीं तैयार हुआ, तालिबान पूरा का पूरा वहीं तैयार हुआ। यानी लोगों को मारने की और हत्या करने की बात कैसे कर सकते हो, लेकिन की गई। तो ये ही कुरीतियां थी, उसका कारण था आपको बताया ना, पदार्थ से बने होने के कारण। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है कि माइंड पे और मस्तिष्क पे काम करती है। इधर आ जाओ सामने और इधर मुंह करके बैठो, हमेशा उल्टा कुर्सी रख के बैठते हो। कुर्सी ऐसे रखो, सब दूसरे लोगों ने जैसा रखा ना वैसे ही रखा करो, ठीक है। इस सीधे में ये जैसे लाइन में बैठे, लाइन में ही तो नहीं है ना दुनिया, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, अभी भी टेढ़े हो सीधे करो उसको एग्जैक्ट। ये इस लाइन में लगाने की जरूरत है सभी को, तुमको यही काम करना है बाद में जाके, ठीक है। खुद ही नहीं रहोगे तो दूसरे को कहां से करोगे। तो ये चीज समझिए। तो वो जो कंट्रोल है, एक और चीज जैसे कि आप इंडिया को देखेंगे ना तो दूसरे अमेरिका में भी बहुत सारा कंट्रोल, लेकिन वहां पे भी आप देखते हो स्कूलों में गोलियां चल जाती है लेकिन वहां अभी भी कुछ चीजें जो है एथिक्स के तौर पे बची हुई है। जैसे कि सम्मान करना, किसी का सम्मान करना। अब भारत में सम्मान करना मतलब उसमें डर हो, सामने वाला डरे, किसी से डरता है तो उसको सम्मान बोला जाता है। हम लोग इंडिया में एक बहुत ही गलत ट्रेंड है कि सम्मान का मतलब है कि वो आपसे कितना डरता है, इसका मतलब आपकी बहुत, ये इज्जत नहीं है। डर जो होता है ये सम्मान बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिए, है ना। कई लोग सीनियर्स जो रैगिंग करते हैं या जो लोग सेना में काम करते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट से और उनसे जवानों से ऐसा चाहते हैं कि वो मुझसे डरे, जितना डरेगा मतलब इसका मतलब वो मेरी बहुत इज्जत करता है। इसका ये कोई मतलब नहीं है, डर से कोई लेना देना नहीं है, डर से सम्मान का कोई लेना देना। डर अलग चीज है, सम्मान अलग चीज। लेकिन भारत में डर को ही सम्मान समझा जाता है। यूएस का पूरा उल्टा है। यूएस का इतना फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। टीचर ने कह दिया ये किताब पढ़नी चाहिए, मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसके लिए ये किताब है। दूसरे सर मेरे पास ये वाली है, हाँ तो ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक है, मतलब आपका भी ठीक है। वहां इस तरह की बहस नहीं होती कि मैंने जब ये बताया तो तुमने ये कैसे खड़ी कर दी, ये नहीं होता, ठीक है। तो आपको एक चीज जो है, ये मैं अभी सोशल कंट्रोल में बता रहा था। सोशल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सब आतंकित रहें, सब डरे सहमे रहें, नहीं। सोशल कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपनी उस हद तक रहो जहां तक हम आपकी इज्जत कर सकें, और हम आपको उतनी ही लिबर्टी लेंगे जितना कि आप सहन कर सको। बात समझ में आई ना। ये समझदारी ज्ञान से आती है, उसका मतलब ये नहीं है। तो अभी जो हमारे यहाँ जो हम लोग डिसिप्लिन के नाम पे गुरु शिष्य वाला करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई अधिकारी जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर करता है, सब जगह एक ही मीनिंग होता है, डर। और उसका नुकसान ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा है। सीनियर है तो फाइल फेंक देगा, डराएगा आपको, कुछ तो भी बोलेगा। अगर आपका सीनियर है तो भयंकर हेकड़ी होती है। सिविल सर्विस में खास करके आईएएस में, आईपीएस में बहुत ज्यादा है। उनके जूनियर इतना डरते हैं कि बॉस आज गुस्से में है, बॉस का आज मूड खराब है, मतलब पूरा माहौल चेंज रहता है, नीचे आतंकित रहते हैं सब लोग, जबकि ये सब होना ही नहीं चाहिए। यहां आप दोनों ही सरकारी काम के लिए बैठे हो, जनता के काम के लिए बैठे हो, शासन को सुविधा देने के लिए बैठे हो। यहां आप किसी को आतंकित करने के लिए थोड़ी बैठे हो। ये हमारे सिस्टम की खामी है। और इंटरव्यू में भी, खास करके मैंने आईएएस के इंटरव्यू में देखा, वो ब्लंट ऐसे ही बैठा रहता है, स्टोन फेस रहता है, ऐसा मतलब कमाल है। या तो भाई इंटरेक्शन हो रहा है ना, इंटरेक्शन तो टू वे है ना, ऐसा तो नहीं हम भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान से वन वे होता है, सामने उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, हमारा ही दुखड़ा, हम रोते रहते हैं मूर्ति के सामने, उधर से कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता। तो इंटरव्यू हो रहा है या मंदिर में है, मतलब हम तुमसे डरे, मतलब हम डराने में कामयाब हो गए। मतलब स्टूडेंट बाहर जाकर बोलेगा सर बहुत सख्त है और बहुत ही खतरनाक है,
और वो तभी होगा जब वो ऐसे मुंह फुला के बैठा रहे, बस किसी भी चीज़ पे हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं कोई रिएक्शन ही नहीं दे, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा हमें पता ही ना चले। भाई पता चलना चाहिए ना कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमने सही बोला कि नहीं, सही जवाब, या तो फिर हाँ या ना में उत्तर देना बताओ कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, तो हमको भी पता है कि हमने भोपाल बताया और बात सही है और काम खत्म, चाहे तो तेरा मुंह कैसा भी रख तू, मतलब मेरा तो आंसर सही था, हम तो ये मान लेंगे। लेकिन वो तो होता नहीं है, यहाँ तो जीवंत बात हो रही है, लिविंग बात हो रही है। तो इंटरव्यू वाला भी डराता है, उधर जॉब में आओ तो सीनियर डराता है, वहां ट्रेनिंग में जाओ तो डायरेक्टर डराता है, चारों तरफ डर ही डर। अब क्या व्यक्तित्व का विकास होगा, क्या नॉलेज सीखेगा आदमी, क्या सीखेगा आपसे? वो मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा कंपटीशन का सिस्टम, पूरा ट्रेनिंग का सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बर्बाद कर रखा है। अब सीखो ना उन लोगों से। विकसित देश क्यों है वो? जकरबर्ग ऐसे ही बात करता होगा, एलन मस्क ऐसे ही रहता होगा, ये सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, ये इतना बड़ा जो काम करते हैं, इतनी सारी रिसर्च होती है, नोबेल प्राइज जीतते हैं लोग, ये सब ऐसे ही रहते होंगे, स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही बात करते होंगे, इसी तरह से इंटरेक्शन होता होगा, तो फिर वो दुनिया के विकसित देश बन जाएंगे। कुछ नहीं बनना है इससे, कुछ भी नहीं बनना है। इसलिए उपनिषदों में देखो, उपनिषद शब्द का मतलब ही गुरु के पास में बैठ करके सीखना। उपनिषद का मतलब ही यही है कि बिल्कुल नजदीक बैठ करके सीखना। और क्वेश्चन आंसर कैसे? यम नचिकेता का संवाद देखा है ना, नचिकेता अपने पिता से कैसे बात करता है, कितना ओपन कन्वर्सेशन है। और यहां तक कि पिता इतना नाराज हो गया कि जा मैं तुझे यम को देता हूं, तू मर जा, लेकिन वो अपना क्वेश्चन नहीं छोड़ता। वो रेंज है यूएस वाली रेंज, वो पहले थी उपनिषद के टाइम पे। इसीलिए तो सारा जो परिस्थितियां बदली है ना, कुरीतियां आई है समाज में और धर्म विकृत हुआ है, वो सोशल कंट्रोल के हट जाने से, लीगल कंट्रोल के हट जाने से, लॉ को नहीं मानने से। इसीलिए तो ये सुधार, रिफॉर्म की जरूरत पड़ी, रेनेसां की जरूरत पड़ी सभी धर्मों में। कुरान में जो लिखा था वो सब अब मुसलमानों में आते हैं। चलिए पारसी वाला हो गया, सिख वाला कर लेते हैं, फिर मुसलमानों में आते हैं। सिख समाज में भी हो गया कुरीतियां, भयंकर कुरीतियां आ गई। सिखों के जो गुरुद्वारे थे वो शोषण के अड्डे हो गए, व्यभिचार फैल गया, रेप होने लगे, पैसा इकट्ठा करने लगे महंत। तो जो महंत होते थे सिखों के गुरुद्वारों में, उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, करप्शन शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया। तो शिकायत कहीं होती नहीं थी। अंग्रेज सपोर्ट करने लगे महंतों को, और वो अंग्रेजों को, जनरल डायर का सम्मान कर दिया था कि तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, सिरोपा भेंट किया उसको और सम्मान हो गया। तब फिर अकाली मूवमेंट चला था, वही प्रकाश सिंह बादल जो भी डेथ हो गई उनकी 2-3 दिन पहले, उन्हीं की फैमिली का भी अकाली दल पे कब्जा है ना। ये अकाली दल वही है, अकाली आंदोलन वाला, वो रिफॉर्म के लिए हुआ था, सिखों में रिफॉर्म के लिए। सिंह सभा आंदोलन, नामधारी आंदोलन, निरंकारी आंदोलन, कूका आंदोलन, उन्होंने कूक लगाई थी, आवाज लगाई थी, इसलिए उसका नाम था कूका, राम सिंह के नेतृत्व में। तो ये सारे आंदोलनों को लिखिएगा, सिखों में सुधार के आंदोलन, रिफॉर्म, सिखों में सुधार के आंदोलन, नामधारी, सिंह सभा, निरंकारी, राधा स्वामी सत्संग वाले, और कूका आंदोलन। ये अलग अलग समय में देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए एक एक पैराग्राफ में। सब के सब सिखों में, सिख समाज में आई हुई कुरीतियों से जुड़े हुए थे। अब देखिए क्या था कि गुरु गोविंद सिंह ने टेम्परेरी कुछ परिवर्तन किए थे। गुरु नानक देव के समय से सिख धर्म की स्थापना हुई, और आप जानते हैं कि लेकिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह के समय में जब गुरु अर्जन देव की बात करते हैं और तेग बहादुर की बात करते हैं हम लोग, तो ये गुरुजी लोगों के साथ में क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, हम मुसलमानों की वजह से, मुगलों की वजह से। मुगल काल था और मुगलों ने इन्हें बड़ा सताया और धर्म परिवर्तन के लिए बहुत दबाव डाला। बंदा बैरागी वाली कहानी भी है, वो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। तो विकिपीडिया में भी जाके देखिए, एक एक पैराग्राफ बनाइए उसका एक एक पेज भी लिख सकते हैं, बुरा नहीं है।
तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, अंतिम गुरु, उन्होंने आते आते उन्होंने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हमको योद्धा होना पड़ेगा, वॉरियर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुसलमान हैं ये ऐसे डरने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा बाल वाल बढ़ाओ, केश रखना शुरू करो, कंघा रखो, केश रखो, कड़ा पहनो, ताकि वो भी एक हथियार की तरह होता है, और कटार, कटार बोला उन्होंने, कटार साथ में रखो, यानी हिंसक होना पड़ेगा। और थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ोगे तो मासूम नहीं लगोगे, एकदम लगोगे, खूंखार लगोगे, क्योंकि वो मुसलमान जो है वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आते थे, डरावने लगते थे थोड़े से। आतंकवादियों की होती ना कई सारे, आपने ISIS वाले आतंकवादी देखे, तालिबानी देखे, अफगानिस्तान वाले, सब दाढ़ी वाड़ी में थोड़ा डरते ना। अभी वही सब उनको अगर शेव करा के सामने लाओ तो उनसे कोई डरेगा नहीं, हंस देगा, बोले क्या डरा रहे हो। तो दाढ़ी में आदमी थोड़ा सा डरता है। अभी के बच्चे बहुत सारे इसीलिए रखते हैं दाढ़ी की, थोड़ा मार्केट में जाएं कहीं तो लोग डरें, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो उनसे नहीं होता, वो व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं। तो मांस खाना उनके लिए अलाउ कर दिया, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों को लगा कि अब तो मुसलमानों वाली वो प्रॉब्लम नहीं बची, अब तो अंग्रेज आ गए और अब तो वो चला गया, तो अब कुरीतियाँ जो है ये सब हटाओ, अब मांस खाना बंद करो, शराब पीना बंद करो, अब थोड़ा साफ सुथरे हो जाओ। तो उन्होंने अपने धर्म की सारी कुरीतियाँ जो कुछ भी टेम्परेरी आई थी, और गुरुजी ने जो है एक उद्देश्य के लिए बोला था, उन्होंने छूट दी थी कि वॉरियर बनने के लिए, तो बाद में वो खत्म हो गया उद्देश्य। तो अब पूरा ठीक हो जाओ, फिर से गुरु नानक देव के हिसाब से हो जाओ, जो सिख धर्म की स्थापना के जो मूल देखिए, जो भी होगा, जितने भी सुधार हुए वो संस्थापकों की तरफ लेते हैं। जैसे हम वैदिक धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वेदों से शुरू होता है, ऋग्वेद से शुरू होता है। तो दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो, वो वेद की ओर चलने की बोलते हैं। सिख पारसी धर्म वाले बोलते हैं कि जो जोरोस्ट्रियन धर्म का हमारा अहुरा माजदा, जो बिल्कुल लॉर्ड ऑफ नॉलेज, तो हमको उधर जाना चाहिए। अग्नि का पूजा का मतलब भी यही है कि अग्नि मतलब ज्ञान की पूजा, ज्ञान की देवी। अभी भी हम जैसे गायत्री मंत्र को सूर्य मंत्र बोलते हैं, तो ज्ञान मांगते हैं हम, बुद्धि मांगते हैं, बुद्धि की देवी गायत्री। तो बुद्धि की देवी गायत्री इसलिए क्योंकि हम सूर्य, उनका सूर्य की उपासना, अग्नि, तो सूर्य और अग्नि की समानता है, वो भी एक अग्नि का प्रतीक है, सूर्य भी, क्योंकि उसमें अग्नि एक तरह से जल रही है, प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश का मतलब ही नॉलेज है, लाइट, एनलाइटनमेंट, इसीलिए तो बोला था, एनलाइटनमेंट का मतलब यही है कि आप प्रकाशमान हो जाइए, दिमाग को प्रकाशमान बना लीजिए। तो हर आदमी, हर धर्म, जब इस्लाम की बात आई थी तो उसमें भी बोलूंगा कि वो कुरान की मूल शिक्षाओं की ओर ले जाना चाहते हैं, वो वेदों की मूल शिक्षाओं की ओर ले जाना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमको वहां जाना पड़ेगा। एक बोल रहे हैं सिख धर्म में कि हमको फिर से गुरु नानक जी की तरफ जाना पड़ेगा, जिन्होंने स्थापना की थी। बाद के गुरुओं ने जो चीजें जोड़ी है वो ठीक है, उनमें से कुछ चीजों को मानेंगे, कुछ जरूरी होगी, वांछित होगी तो उसको माना जाएगा, लेकिन हमें मूल सिख धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो हर जगह पर रेनेसा का मतलब आपको समझ में हो गया। एकदम जहां फाउंडर ने, जहां पायोनियर थे और जो उसके ध्वजा लेके सबसे पहले खड़े हो गए थे, जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी, उसके उद्देश्य क्या थे, हमें वो याद करना पड़ेगा, तो सुधार हो जाएगा, धर्म में सुधार हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वेदों की तरफ जाएंगे तो आपको बताया था कि वो मूर्तियों को मानते नहीं थे, अंधविश्वास को मानते नहीं थे, जाति प्रथा को मानते नहीं थे, ये सब खत्म कर दो तो आप मूल सनातन धर्म की तरफ चले जाओगे, मूल वैदिक धर्म की तरफ चले जाओगे। तो ये तो बात की कुरीतियां, इनको खत्म करो। तो सिख, अब आपको एक फंडा समझ में आ गया ना रेनेसा लिखने का। तो रेनेसा लिखने का एकदम ये है कि एकदम ओरिजिन की तरफ जाइए। बाद में तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसी शुरू हो जाएंगी जो आदमी अपने उस एनिमल वाले स्वार्थ की वजह से पैदा करेगा। मैंने अभी बताया था कि मनुष्य एनिमल है, वो जानवर है। वो जो कुरीतियां पैदा करता है, वो जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो थोपता है समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर, लोगों के ऊपर, वो सबको मॉडिफाई करना चाहता है, सबको अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करना चाहता है। वो जो चीज है वो कुरीतियां हैं, वो बुरी आदतें हैं। तो वो सभी को भ्रष्ट करती हैं, समाज को भी भ्रष्ट करती हैं, धर्म को भी भ्रष्ट करती हैं। उन सब भ्रष्ट चीजों को खत्म करना, उन कुरीतियों को निकालना, यही उद्देश्य है। और ये कैसे करेंगे, तो शिक्षा के माध्यम से करेंगे। इसीलिए सब लोगों ने एजुकेशन को
बढ़ावा दिया, मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। और उस समय का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और तमाम जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उन सब चीज़ों को उन्होंने जोड़ दिया। इसी को कहा गया धर्म सुधार आंदोलन या सामाजिक सुधार आंदोलन। और ये जितने भी लोगों ने इसकी ध्वजा फहराई और जिसने भी ये शुरू किया, वो सारे अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, अधिकांश एडवोकेट थे और अधिकांश अंग्रेजों से प्रभावित थे, क्योंकि वो उनको विकसित मानते थे, उनको भौतिक जगत में प्रगतिशील मानते थे कि उनके पास भौतिक प्रगति ज़्यादा है। उन्होंने मशीनों का उपयोग सबसे पहले शुरू किया है, तो वो वैज्ञानिक प्रगति से ही इम्प्रेस थे और वो उत्पादक भी थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कर रहे थे और दुनिया भर में आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो गए थे, क्योंकि बिजनेस भी उनका बहुत अच्छा चल रहा था, इकोनॉमी भी श्रेष्ठ थी। और सबसे पहले किताबें छाप ली थी, सबसे पहले कानून बना लिए थे, सबसे पहले पुलिस और तमाम प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस बना ली थी, सबसे पहले कोर्ट बना लिए थे, अपने यहाँ पर वो अपराधों की सजा देने लगे थे। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस यूरोप में होने लगी थी। उन्हीं चीज़ों को जब वो वहाँ के शहरों को देख करके आते थे, वहाँ के बच्चों को पढ़ते हुए देखते थे, वहाँ के समाज को देखते थे, वहाँ की बसावट को देखते थे, यानी कि सेटलमेंट को देखते थे, वहाँ की कॉलोनी देखते थे कि कितना साफ सुथरे तरीके से ये लोग रहते हैं, इनके यहाँ चिकित्सा की कितनी अच्छी सुविधा हो गई। आदमी 70-70 साल का आदमी हो जाता है और घूमने जाता है, मतलब मरता नहीं है, इसका मतलब चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी है। इंजेक्शन लगाते हुए उन्होंने लोगों को देखा, हमारे यहाँ हम अभी भी पत्ती पीस रहे हैं आयुर्वेद के नाम पर, केवल उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो मॉडर्न चिकित्सा आ चुकी है ना। ऑटोक्लेव आ गया था, एनेस्थीसिया आ गया था, हमने 5 बड़ी चीज़ें बताई थी आपको, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स आ गए थे, तो पेनिसिलिन वाली जो आविष्कार हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, ये सब चीज़ों ने दुनिया को बदल के रख दिया। अच्छा, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, कोई चीज़ अगर चोट लग जाती है और पक जाता है, मतलब एंटीसेप्टिक जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, मरहम पट्टी इस तरह से भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व किया ना पढ़े लिखे लोगों ने। जब वो ब्रिटेन में पढ़ने गए, कोई लंदन में पढ़ने गया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ लोग अमेरिका गया, अम्बेडकर जैसे लोग, वो वहाँ देख करके आए। इन सब ने भारत में इन चीज़ों पर आया कि हमें रूढ़िवादी रहने से फायदा नहीं होगा। धर्म हमारा ये नहीं कहता, हमारा सबका, जितने भी लोग हैं सब बोलते हैं हमारा धर्म साइंटिफिक था। ओरिजिनल धर्म हमारे जो फोरफादर्स थे, फाउंडर थे, वो बहुत शानदार थे। उन्होंने इस धर्म की स्थापना कुछ सोच समझ के की थी। हम बीच में सारे उद्देश्यों से भटक गए हैं, हम उद्देश्यों को भूल गए हैं, हमें फिर से उसी रास्ते पे चलना होगा। तो अंग्रेजों की बताई हुई शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता और उनका जो डेवलपमेंट था, उनका जो रेवोल्यूशन था, वो मैच करता था हमारे ओरिजिन जहाँ हुआ था धर्म का, उसके साथ, मूल शिक्षाओं के साथ। भारत में जितने भी धर्म फल फूल रहे थे, उन सब के जो मूल शिक्षाएं हैं वो उनके साथ मैच करते हुए दिखती थी। तो उनको लगा कि फिर हम अंग्रेजी शिक्षा से क्यों प्रभावित हो, हम अपने ही धर्म के मूल स्थान में क्यों ना चले जाएं। बीच के वर्ग ने जो अपने स्वार्थ के लिए तमाम कुरीतियां पैदा कर दी है। मैंने कहा ना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो पदार्थ से मिलके बना है, इसलिए उसको जब मौका मिलता है कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और मैं आसानी से चोरी कर सकता हूं, तो वो चोरी करने लगता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ महंत के तौर पे बैठा हूं और अगर मैंने ये बोल दिया कि कल ये चमत्कार होगा और इस बात से बहुत सारे लोग अगर मुझे पैसा दे जाएंगे, तो वो वैसा बोलने लग जाता है, क्योंकि पैसा आने लगता है। तो जादू दिखाने लगता है, टोना टोटका करने लगता है, लोगों का भविष्य बताने लगता है, कुछ तो भी करने लगता है वो, क्योंकि वो जानवर है, उसका जानवरपन बाहर आ जाता है। वो धर्म की मूल शिक्षाओं को ताक में रख देता है, भगवान को ताक में रख देता है। इस दुनिया को अच्छा बनाना है, समाज को बहुत अच्छा बनाना है, धरती पे स्वर्ग लाना है, स्वर्ग जैसी परिस्थितियां स्थापित करना है, एक दूसरे व्यक्ति को सहयोग करना है, सहकार करना है, मिलजुल करके आगे बढ़ना है। ये सारे जो अच्छे सिद्धांत हैं, जो ईश्वरीय सिद्धांत हैं, उन सब पे पानी फेर देता है और वो अपने स्वार्थ में लग जाता है, इकट्ठा करने में लग जाता है और इतना इकट्ठा करता है कि अन्याय और अत्याचार करने लगता है। तो इसी को तो कुरीति कहा है ना। और नई नई संस्थाएं बना देता है, जाति जैसी संस्था बना दी और कोई संस्था बना दी जो उसको फायदा पहुंचाती है। लेकिन हमारे सिद्धांत तो कर्म के सिद्धांत थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत थे, पाप का कंसेप्ट था, पुण्य का कंसेप्ट था, वो कहाँ चला गया। आप ऐसा काम कैसे कर सकते हो जबकि इससे तो पाप होता है।
आपको पुनर्जन्म मिलेगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ये सब भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो ईश्वर के इन सिद्धांतों को, हिंदू धर्म के इन मूलभूत सिद्धांतों को वो व्यक्ति नकारता है और उनको मानने से मना करता है, तभी तो वो ऐसे काम कर पाता है। क्लियर हो गया? तो जैन और बौद्ध धर्म थे, ये भी एक बहुत बड़े सुधार थे, लेकिन ये उस युग में थे। हम यहाँ अंग्रेजों के आने के बाद की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों की प्रेजेंस में इसलिए हो पाए क्योंकि अंग्रेजों ने गारंटी दी कि जो कन्या शिशु हत्या होती है, जैसे तो कन्या शिशु, मैंने इन्फेंटिसाइड का बताया, तो वो उनको बहुत बुरा लगता था कि एक लड़की को कैसे मार सकते हैं। वो बोझ के, हमारे यहाँ पे भी लड़कियां, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़की पैदा हो गई तो आपको बिल्कुल ही खत्म हो गया, आपका तो सब करियर खत्म है और अब आपको झुकना पड़ेगा और अब आपकी दुनिया खत्म हो गई? तो उन्होंने सबसे पहले आपत्ति ली, लेकिन समाज साथ में नहीं था। तब ईश्वरचंद विद्यासागर, ये सब लोग जब साथ हुए अंग्रेजों के, तब उनकी हिम्मत बढ़ी कि इसका मतलब हम अकेले नहीं, क्योंकि 1857 तो इसी चीज से हुआ था ना। 1857 की क्रांति का तो आधार ही यही था कि तुम हमारे धर्म में दखल मत दो। लेकिन जब कुछ इंडियंस सपोर्ट करने लगे, तब वो स्पीड से बढ़ा सुधार का काम। तो मुसलमानों में सर सैयद अहमद खान सबसे पहले आए। एक तो 1857 के समय में साक्षी थे, खुद भी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने क्रांति को बहुत नजदीक से देखा था। दूसरा, वो ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, पर उन्होंने देखा कि जब भी कोई पार्टी होती है तो वो किसी जमींदार, हिंदू जमींदार के यहाँ होती है, और अंग्रेज उनके घर पार्टी में देर रात को 11 बजे तक दारू पीते हैं, खाना खाते हैं, अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, उनके बच्चे का एडमिशन लंदन में करवा देते हैं। ऐसा किसी मुसलमान के यहाँ नहीं होता कि अंग्रेज घर आते हों, पार्टी करते हों। ये किसी मुसलमान के साथ पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है? अंग्रेजों के बिल्कुल नजदीक दोस्त बनकर के केवल हिंदू जमींदार ही रह पाते हैं। हिंदू लोग पढ़ लिख गए हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं और बहुत नजदीक चले जाते हैं अंग्रेजों के। मुसलमान नहीं हो पाता, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और इस्लामिक शिक्षा लेते हैं, और अंग्रेज इस चीज को प्रमोट नहीं करते। अगर हिंदू भी केवल संस्कृत में पढ़ के पंडिताई कर रहे होते तो अंग्रेज नजदीक नहीं बुलाते। लेकिन हिंदू जमींदारों के बच्चे लंदन में पढ़ के आते हैं, किसी के भतीजे के साथ, किसी के भांजे के साथ वो पढ़ के आए, और उसका मामा और अंकल हो सकता है इंडिया में बड़े पोस्ट पे हो, तो वो बोलता है कि या तुम वहां जा रहे हो, मेरे अंकल तो वहीं पर कलेक्टर हैं, तो उनसे जरूर मिलना। तो फिर वो मिलने जाता होगा। तो चूंकि किसी के भतीजे के साथ पढ़ के आया, भांजे के साथ पढ़ के आया, तो वो उसके साथ बोलता फिर शाम को क्या कर रहे हो, चलो गप्पे लगाएंगे, चाय पियेंगे। तो ये जो नजदीकियां बढ़ी हिंदुओं की, इससे सर सैयद अहमद खान को लगा कि अंग्रेजी आना जरूरी है। मुसलमानों को जब तक अंग्रेजी नहीं आएगी तो क्या केवल अंग्रेजी आने से बात बन जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान यदि अंग्रेजी सीखेगा और दकियानुसी रहेगा और केवल नमाज और इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा और केवल अपने मस्जिद में बैठा रहेगा, तो अंग्रेजी आने से भी फायदा नहीं होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आओ। साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिनसे होता है, जिन चीजों से प्रगति, भौतिक प्रगति होती है, वो चीज लेके आओ। तो बहुत सारे मुसलमानों ने नाराजगी जताई कि मतलब तुम अब इस्लाम की शिक्षा नहीं देने दोगे, अब तुम मदरसों में नहीं पढ़ने दोगे लोगों को, अब इनको साइंस पढ़ाओगे, अब इनको तुम इंग्लिश पढ़ाओगे। तो उनके नाम का फतवा भी जारी हुआ था देवबंद से, किसका? सर कलम कर दो, सर सैयद अहमद खान का। लेकिन उन्होंने 1875 में एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज बनाया, अलीगढ़ आंदोलन। पहले अलीगढ़ स्कूल बना था, बाद में अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज, एंग्लो कॉलेज, एंग्लो अंग्रेजी शिक्षा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। वही फिर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वही है अभी का। लेकिन एक विशेषता बताएं आपको, पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक कट्टर लोगों ने नहीं किया, ध्यान रखिए। अंग्रेजी और साइंस पढ़े लिखे अलीगढ़ मूवमेंट से जो लोग निकले वो पाकिस्तान के संस्थापक हैं। पाकिस्तान के संस्थापक कट्टर मुल्ला नहीं है, आतंकवादी तैयार करने वाले मुल्ला नहीं है, ध्यान रखिए। संस्थापक जो थे, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले हैं, ध्यान रखिए। हालांकि उनकी बॉम्बे में हुई बेसिक एजुकेशन बहुत सारी, लॉ वाली और कुछ चीजें, बाकी इंग्लैंड में हुई, वहां टॉपर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे। लेकिन
जो लोग गांधी को जिम्मेदार मानते हैं पार्टीशन के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 1875 में पाकिस्तान की नींव रखी जा चुकी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में। ध्यान रखिए, गांधी जब 6 साल के थे तब पाकिस्तान की नींव रखी जा सकती थी। गांधी का 1% भी योगदान नहीं है। समझिए उस चीज को, मैं बताता हूं कैसे, अभी पूरा क्लियर होगा। 1875 में, उससे पहले सर सैयद अहमद खां का यह मानना था, उन्होंने राष्ट्रवाद की खूब बात की और स्वदेश की बात भी करते थे, और वो बोलते थे भारत माता की 2 सुंदर आंखें हिंदू और मुसलमान हैं, यानी एकता की बात करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने के बाद में अलीगढ़ इस आंदोलन में सर सैयद अहमद खां का कहना था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये 2 राष्ट्र हैं, क्योंकि अगर साथ में रहे तो हिंदू इनको कभी भी इनके मूल अधिकार, जो अधिकार वाजिब हैं मुसलमानों को मिलने चाहिए, वो अधिकार हिंदुओं के रहते हुए मिल नहीं सकते, कभी नहीं मिल सकते। ये बात सर सैयद अहमद खान ने बिठाई, और उस अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए 2 लोगों ने ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और जिसने पाकिस्तान की बाद में मांग की थी। उस 1916 तक तो, 1911 तक तो जिन्ना कांग्रेस में थे, जो अलग पाकिस्तान की बात करने वाले लोगों के साथ जिन्ना थे ही नहीं 1911 तक तो। वो तो जब मार्ले मिंटो हो गया 1909 का और पृथक सांप्रदायिक मताधिकार मिल गया, तो आप बीज देखिए, बीज पाकिस्तान का बीज कहां है। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षा यही दी जाती थी, हमें हिंदुओं के साथ रहकर, यहां तक कि सर सैयद अहमद खां कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बोलते थे, कि ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है, ये आईएनसी, ये हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की नहीं, और मुसलमानों को इसके किसी भी सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए। और वो जानबूझ के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन टाइप के, वो जो दूसरे अपने आंदोलन, अपना जो खुद का एसोसिएशन का अधिवेशन, वो हमेशा कांग्रेस अधिवेशन की डेट्स में ही रखते थे, उन्हीं दिनांक में रखते थे, उन्हीं तारीखों में रखते थे, ताकि कोई मुसलमान कांग्रेस में न चला जाए। और 1887 में जब बदरुद्दीन तैयब जी को वो अध्यक्ष बना दिया, सर सैयद अहमद खान ने बहुत विरोध किया कि एक मुसलमान को आपने कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे बनाया, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अभी कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बोलते हैं, और बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पार्टी कही जाती है। वो सर सैयद अहमद खान के शब्दों में अगर देखोगे तो मुस्लिम लीग बनी थी मुसलमानों की पार्टी, और कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की, कट्टर हिंदुओं की पार्टी थी। और इस कांग्रेस में ही जिन्ना थे, वो कांग्रेस के कार्यक्रम के साथ रहते थे, लेकिन गांधी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्होंने अपने आप को अलग किया। बाद में जब गांधी आए तब उन्होंने पूरी तरह से अलग कर दिया। 11 तक नहीं, और बहुत बाद तक, खिलाफत के बाद भी। कांग्रेस लीग समझौता तो हो ही गया था ना, तो फिर वो तो कांग्रेस और लीग तो बीच में एक ही हो गई थी। तो वो तो एक टेम्परेरी हुआ था, वही खिलाफत के मूवमेंट पे, तुर्की के खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, वो गांधी के आह्वान पे हुआ था। लेकिन बाद में वो बिल्कुल अलग हो गए वापस, क्योंकि उनको लगा कि गांधी के रहते तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और गांधी तो इसको हिंदुओं की संस्था बना देंगे, और गांधी हिंदू संस्था बनाने में भी माहिर थे। उन्होंने हर जगह हिंदुओं को फायदा किया। इसलिए इतिहास को ठीक से पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं होगा, वहां तो पता नहीं, कुछ तो अभी चल रहा है। सुबह से उठ करके गांधी को गाली दे, उनको लोगों को पता ही नहीं है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार में तय हो गया था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, यानी जहां जहां अभी पाकिस्तान था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, वहां पर हिंदू वोट नहीं दे सकता था। 1909 से 1947 तक वोट भी नहीं दे सकता था, हिंदू चुनाव में भी खड़ा नहीं हो सकता था, और हिंदू वोट भी नहीं दे सकता था। उसी हिस्से को तो पाकिस्तान बनाया था, तो वहां तो देखा जाए तो वो नागरिक था ही नहीं हिंदू वहां का।
हिंदू के पास नागरिकता ही नहीं थी। जिस हिस्से को पाकिस्तान 1947 में घोषित किया गया, पिछले 1909 से 47 डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। ये करीब 38 ईयर्स, 38 सालों से उन स्थानों पर कभी हिंदू ने वोट नहीं दिया, कभी हिंदू ने चुनाव नहीं लड़ा। उस स्थान पर पाकिस्तान बना था। 38 सालों से केवल मुसलमान ही खड़ा होता था और मुसलमान ही वोट देता था। तो देश तो पहले ही बन चुका था, केवल भौगोलिक विभाजन हुआ है ना 47 में। तो पॉलिटिकल विभाजन तो 1909 में हो गया और आइडियोलॉजिकल विभाजन तो 1875 में हो गया। वैचारिक रूप से पाकिस्तान का निर्माण 1875 में हुआ। भौगोलिक और पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से विभाजन हुआ वोट देने के अधिकार के मामले में 1909 में, और केवल जमीन का बंटवारा हुआ है कागज पर, यानी नामांतरण होता है ना, वो कब्जा तो आपका पहले से ही नहीं था, केवल नामांतरण, यानी कागज मिल गया कि अब ये इनका है और ये इनका है। 1947 में तो ये हुआ है। तब गांधी तो 1909 में यहां थे नहीं, गांधी तो अफ्रीका में थे, 1915 में लौटे वो तो गांधी की एप से, गांधी जब 6 साल के थे तब पाकिस्तान के विचार आ चुके थे। गांधी जब अफ्रीका में थे तब तक पॉलिटिकल विभाजन हो चुका था, और 1947 में गांधी के रहते हुए तब उन्होंने विरोध किया था। और कई लोग बोलते हैं कि बचे हुए मुसलमान यहां रह गए, तो वो कारण बता देता हूं। देवबंद आंदोलन एक दूसरा आंदोलन है जो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, और वो कट्टर इस्लाम फैलाना चाहता था। और वो बोलते थे हमको कुरान की मूल शिक्षाओं में जाना है, और ये जो सर सैयद अहमद खां इंग्लिश और साइंस को बीच में ला रहे हैं, ये कतई नहीं होने देना है, ये नहीं होने देना है। और फतवा जारी किया उन्होंने किनके खिलाफ? सर सैयद अहमद खां का, कि कोई उसका सर कलम करके लाए तो ये इस्लाम के लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, देवबंद आंदोलन से निकले थे, और वो कांग्रेस के लीडर थे और हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे भारत के। वो भारत में ही रहना चाहते थे। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले, अलीगढ़ आंदोलन से निकले हुए लोगों के दिमाग की उपज थी पाकिस्तान। कट्टर मुसलमान, कुरान में विश्वास करने वाले, भारत में निवास करना चाहते थे, कांग्रेस के साथी थे। कुछ समझ में आया? और जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं। तो विभाजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अब आपको समझ में आ रहा है ना कहाँ है मसला। थोड़ा सा हिस्ट्री को डीप में पढ़िएगा। और ये अलीगढ़ आंदोलन भी एक सुधारवादी आंदोलन है, और वो जो देवबंद आंदोलन है वो भी एक सुधारवादी आंदोलन है। लेकिन देवबंद आंदोलन जो है, देवबंद जो सहारनपुर के पास है, मेरठ के आगे, हरिद्वार से पहले पड़ता है। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो रास्ते में देवबंद आता है। वो जो जगह है वहां डिपेंड करता है कि वहां का चांसलर यानी कि प्रिंसिपल कौन है। वो जो यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज जो भी है, मदरसा है, वो जैसा होता है वैसे लोग निकलना शुरू हो जाते हैं उस फैक्ट्री से। तो एक समय मौलाना मसूद अजहर जो आतंकवादी था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में छोड़ा गया था, काबुल भेजा गया था, तालिबान लोगों ने छुड़वाया था उनको, 3 आतंकवादी छुड़वाए थे, उनमें मौलाना मसूद अजहर, वो देवबंद का ही पड़ा हुआ है। वो यहाँ स्टडी करने आया था। कई मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं आतंकवादी, उनको एक तरह से अपना क्वालिफिकेशन क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं ना, जैसे इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए या एक यूनिवर्सिटी से दूसरे इंटर यूनिवर्सिटी होते हैं तो रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, ठीक वैसा ही उनका है इस्लाम में। तो वहाँ के कई सारे आतंकवादी यहाँ से एक तरह से सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं देवबंद से। देवबंदी सिलसिला भी बोलते हैं इसको, एक तरह का, पता नहीं क्या क्या नाम है, इतना ज़्यादा हम भी नहीं जानते डीप में। लेकिन हम चूंकि जॉब में थे और तब जगह जगह हमने देखा, तो वो समय था जब हम लोग भी छापा डालने के लिए और जाते थे। उनके कैसेट बिका करते थे तकरीर के, मौलाना मसूद अजहर के, यहीं भोपाल में ही काफ़ी बिकते थे। यहाँ पे भी पुराने भोपाल में भी ठेला चलाते हुए लोग अपना कैसेट और सीडी वीडी खूब बेचते थे। बहुत ही खूंखार और ऐसे भाषण होते थे उसके कि मुसलमानों को वो जो एकदम
वो झकझोर देता था, युवाओं को झकझोर देता था। मुसलमान युवा उसके चक्कर में आ ही जाते थे, क्योंकि वो इतना वो बोलता था। भोपाल में 1 साल रहा वो मौलाना मसूद अजहर, जिसने संसद पे हमला करवाया बाद में, जब उसको छोड़ दिया उसके बाद उसने लाल किले पे हमला किया, संसद पे हमला किया, मुंबई का 26/11 करवाया हाफिज सईद के साथ। ये सब वही टीम है, जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा, वो वाला जैश मोहम्मद था उसका। तो वो भोपाल, हमारे यहाँ इस सिस्टम की खामी है ना कि हमारे यहाँ करप्शन है। तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस थे भोपाल के, यहाँ का राशन कार्ड था, और देवबंद में स्टडी की उसने, 1-2 साल यहाँ पढ़ाई की। कश्मीर की जेल में वो बंद था, कोट कोतवाल में, क्योंकि कश्मीर में युवाओं को ट्रेनिंग देने चला गया था आतंकवादी। और वो युवाओं को ट्रेनिंग देने जब गया था तब जेल में पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जेल में जब डाल दिया तब IAS IPS अपने बच्चे पत्नी को सबको लेकर के उससे ताबीज बनवा रहे थे कि बाबा ताबीज दे दो। वो अंदर से फूंक मार के ताबीज फेंकता था, वो अपने बच्चों के और पत्नी के गले में बांधते थे IAS IPS इस देश के। तो इसे अंदाजा लगा सकते हो कि हम क्या है ना, हम क्या है। आतंकवाद यहाँ क्यों नहीं पनपेगा? करप्शन हमारे यहाँ भयंकर है, उन सबके कार्ड बना देंगे हमारे यहाँ, हम लोग आधार कार्ड बन जाएंगे लोगों के, आतंकवादियों के। वो यहाँ खुलेआम घूमेंगे, यहाँ पढ़ने आ जाते हैं लोग, सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं, जेल में ताबीज बनवाते हैं IAS IPS उनसे कि आपकी कृपा हो जाए एक तो। और फिर सरकार उसको छोड़ के आती है वहां बॉर्डर पर। 3 आतंकवादियों को बकायदा सौंप के आए थे, और फिर वहां जाकर के उसने 3 बड़े हमले करवाए। हमने अफजल गुरु को जरूर फांसी पे टांग दिया, लेकिन उसने मदद की थी इसकी। लेकिन वो लोग तो वही हैं, अभी आज भी वही हैं, और उनको आतंकवादी भी घोषित नहीं करवा पाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह भी ताकत नहीं है। बहुत बुरी हालत है आतंकवाद के मामले में। ये तो अब जब जॉब में जाओगे, आप पूरी मेहनत करके अपनी जान पे खेलकर आतंकवादी पकड़ के लेके आए, तो आपको खुद को लगेगा उस दिन तो मैं मारा जाता, गोली मेरे बिल्कुल कान के पास से निकली थी, और ये क्या हो रहा है। तो ये जब जॉब करोगे तब ज्यादा लगेगा कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारा नेता क्या है। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है नेताओं का। उनका विजन क्लियर होना चाहिए, नॉलेज बहुत होना चाहिए नेता को। आम आदमी से बहुत ऊंचा नॉलेज होना चाहिए, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट से भी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। आम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनसे भी ज्यादा नॉलेज उसको होना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचाई पे बैठा है, उसको तो बहुत दूर का दिखना चाहिए, बहुत दूर का। तब जाकर के देश बहुत आगे बढ़ेंगे और वो होंगे। अगर आप ऐसे अंधे का हाथी बनाओगे तो फिर तो कुछ होना नहीं है। तो खैर, लेकिन मैंने आपको पूरा ये एपिसोड जोड़ के बताया देवबंद से। वो यही है कट्टरवादी देवबंद। तो इसका मतलब पाकिस्तान, इसलिए अभी मैं एक आर्टिकल और पढ़ रहा था कि पाकिस्तान को मिडिल क्लास नहीं होने की वजह से इतना नुकसान हुआ, बर्बाद हो गया हो। भारत को मिडिल क्लास ने बचा लिया। भारत इतने इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकल गया? इतना ग्लोबल इम्पैक्ट आया, सब कुछ था, इन्फ्लेशन ये वो, भारत इसलिए बच गया क्योंकि भारत में मिडिल क्लास है। अमेरिका में मिडिल क्लास तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे जो अलीगढ़ आंदोलन से निकले हुए लोग थे और पाकिस्तान के निर्माण में सहयोग कर रहे थे और पाकिस्तान में पहले से मौजूद थे, उन्होंने बाहर से आने वाले मुसलमानों को कभी तवज्जो नहीं दी। मुहाजिर बोला उनको, मुहाजिर मुसलमान। और मुहाजिर मतलब जैसे हम बोलते हैं रोहिंग्या, हमारे लिए जैसे रोहिंग्या बात करते हैं ना हम लोग, ऐसे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान से माइग्रेट होके गए उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वो सारे के सारे लोअर क्लास बने रहे, और पहले से जिन लोगों के रिसोर्सेज पे कब्जे थे वो अपर क्लास बने रहे। और अपर क्लास बने रहने के वजह से उन्होंने कभी मिडिल क्लास तैयार ही नहीं होने दिया। और उन लोगों ने क्या किया, पैसा बहुत ज़्यादा होने की वजह से अपने यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, हमेशा यूरोप, जापान और अमेरिका से सामान खरीदते रहे। तो 1970 में 80 में जब भारत के लोग पाकिस्तान जाते थे तो अपने आप को बहुत पिछड़ा महसूस करते थे, क्योंकि उनके पास जापानीज ब्रांड के फ्रीज, टीवी, कूलर ये सब होते थे, सारी चीज़ें। और इंडियन के पास में गोदरेज या हमारे यहाँ के जो लोकल फर्म जो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनके सामान होते थे। तो वो हंसी उड़ाते थे कि हमारे पास जापानीज है, हमारे पास पैनासोनिक का फलाना है, हमारे पास इसका है, हमारे पास उसका है, और तुम्हारा तो ये टाटा का है, इसका है, ये इसने बना रखा है, लक्ष्मण सिल्विन इसने बना रखा है वो। तो हमारे यहाँ लोकल
आज वो सब बोलते हैं आपके लोकल ब्रांड ने, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ने, आपके यहाँ के उद्योगपतियों ने, आपके यहाँ के लोगों ने, आपके यहाँ के मिडिल क्लास ने भारत को बचा लिया है। और इतने दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, इंडिया बच जाता है। वहाँ केवल लोअर क्लास है और अपर क्लास है, मिडिल क्लास के नाम पे कुछ नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। जब भी दिक्कत आती है एकदम हालत ख़राब हो जाती है, भूखमरी फैल जाती है। वो वहाँ 10% जनता, करीब 30% जनता को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं महंगाई जैसी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन 70% से ज़्यादा जनसंख्या बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके लिए वो फिर आटे की और खाने की और सबकी मारामारी होती है। गवर्नमेंट भी देखा जाए तो उन्हीं लोगों के लिए है, बाकी अमीर आदमी के लिए तो गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सेना में भी प्रतिनिधित्व उन्हीं का है। इसलिए भारत से पंगा बनाए रखना, भारत से दुश्मनी बनाए रखना, ये उन्हीं 30% लोगों की ज़रूरत है। राजनीति में भी वही हावी रहते हैं। इमरान खान उस 70% की नुमाइंदगी करता था, रिप्रेजेंटेटिव था, जबकि ये जो शरीफ हैं और जो तमाम वो जो दूसरे फैमिलीज़ हैं भुट्टो वाली, ये सब उस 30% को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर समझ में आया ना, और कंपेयर भी आप कर सकते हो। और तो फिर पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ वो अलीगढ़ आंदोलन, यानी कि क्रीमी लेयर्स, मुसलमानों में जो क्रीमी लेयर्स थे उन्होंने उसका निर्माण किया था। उसका फ़ायदा भी उन्होंने ही लिया इतने समय तक। बात समझ में आ गई क्लियर? तो ये पूरा मैंने अच्छे से कोशिश की है अपने स्तर पे समझाने की, ठीक है। तो अब इस लाइट में जो है आप BL ग्रोवर पढ़िए, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वाला वो बिपिन चंद्रा पढ़िए, ये सब चीज़ें पढ़िए, मिल जाएगा आपको। ये कोई कम्युनिस्ट राइटर ने नहीं लिखा है, ये सच्चाई है, ठीक है, यही सच्चाई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मत जाइए, सोशल मीडिया बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं है। कोई गांधी ने कहीं कुछ नहीं किया, गांधी का कहीं कोई रोल ही नहीं है उसमें। गांधी 1875 में कहाँ है, 1909 में कहाँ है? तभी बीज डाल दिए गए, उनका स्वार्थ है और वो बनाने में ही उनका स्वार्थ है। और वो अगर वो नहीं बचेगा तो फिर वो कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। इसलिए तो किया है उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण, क्योंकि उन्हें शोषण करना था, उनको कब्जा करना था रिसोर्सेज पे, वो उन्होंने किया इतने साल तक, ठीक है। जन समर्थन होता तो ऐसे बहुत सारे युद्ध बुरी तरह से थोड़ी हारते, ठीक है। चलिए शांति पर। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टास्तु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की